प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में केंचुए के उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोग आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं कि उत्सर्जन किसको कहते हैं। तो देखिए, किसी भी प्राणी की जो जीवित कोशिकाएं हैं उनमें होने वाली अपचय क्रिया जिसको हम क्या कहते हैं, कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं, उस अपचय क्रिया के अंत में कुछ अवशिष्ट और विषैले पदार्थों की उत्पत्ति होती है। इन अवशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की जो क्रिया है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, हमारे शरीर में अनेक मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, अनेक उपापचय क्रियाएं होती हैं जो दो कैटेगरी में हम बांटते हैं। एक उपचय जिसको हम एनाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं और दूसरा अपचय जिसको हम कैटाबॉलिक एक्टिविटी कहते हैं। उपचय के अंतर्गत पदार्थ का निर्माण होता है और अपचय के अंतर्गत पदार्थों का विघटन होता है, टूटते हैं पदार्थ। तो ये जो अपचय क्रिया है जिसके अंतर्गत कोई चीज टूटती है, पदार्थ टूटते हैं, उसके फलस्वरूप अनेक अवशिष्ट और विषैले पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जैसे पाचन एक अपचय क्रिया है जिसके माध्यम से क्या होता है, भोजन अनेक टुकड़ों में क्या होता है, टूटता है। तो इस कारण से शरीर में अनेक विषैले पदार्थ बन जाते हैं और इन अवशिष्ट जो किसी काम के पदार्थ नहीं है, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह हैं, इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। और इसी को बाहर निकालने की जो क्रिया है उसी को हम उत्सर्जन या एक्सक्रीशन के नाम से जानते हैं। हमारे शरीर के वे अंग जो इस क्रिया को संपन्न करते हैं उनको हम उत्सर्जी अंग कहते हैं। जैसे मनुष्य की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य में वृक्क या किडनी जो है उत्सर्जी अंग है, क्योंकि वो हमारे शरीर से उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकालने का काम करती है। अब हम बात करते हैं केंचुए की। देखिए, केंचुए में इन नाइट्रोजीनस अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन के लिए विशिष्ट प्रकार की उत्सर्जन इकाइयां पाई जाती हैं जिन्हें हम उत्सर्गिका या वृक्क कहते हैं। अंग्रेजी में हम इनको नेफ्रीडिया के नाम से जानते हैं, नेफ्रीडिया कहते हैं, और हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको उत्सर्गिका या वृक्क के नाम से जानते हैं। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़ करके, जैसे मैंने आपसे पहले बताया था कि केंचुए के शरीर में लगभग 100 से 120 खंड होते हैं, तो शरीर के पहले 3 खंडों को छोड़ करके शेष सभी खंडों में ये वृक्क या उत्सर्गिकाएं पाई जाती हैं। केंचुए में ये जो वृक्क हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। केंचुए में जो वृक्क हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कहलाता है आपका क्या, पटीय वृक्क, या जिसको हम क्या कहते हैं, सेप्टल नेफ्रीडिया। दूसरा कहलाता है अध्यावरणीय वृक्क, या जिसको हम कहते हैं इंटीग्यूमेंटेरी नेफ्रीडिया। और तीसरा कहलाता है ग्रसनीय वृक्क, या जिसको हम कहते हैं फेरेंजियल नेफ्रीडिया। तो एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से हम इन तीनों वृक्क के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पटीय वृक्क, या जिसको हम सेप्टल नेफ्रीडिया कहते हैं। स्थिति और संख्या। ये पटीय वृक्क कहां पाए जाते हैं? देखिए, शरीर के 15वें खंड के पीछे प्रत्येक अंतरखंडीय पट के दोनों सतहों पर, देखिए समझिएगा बहुत ढंग से, शरीर के 15वें खंड से पीछे प्रत्येक अंतरखंडीय पट के दोनों सतहों पर पटीय वृक्क की दो दो अर्धचंद्राकार पंक्तियां पाई जाती हैं। समझिएगा, 15वें खंड से पीछे, 15वें खंड से पीछे, मान लीजिए ये आपका 15वां खंड है, तो इस 15वें खंड से बाद के जितने भी अंतरखंडीय पट हैं उन अंतरखंडीय पटों की दोनों सतहों पर, पहली सतह और बाद की सतहों पर, ये पटीय वृक्क दो दो अर्धचंद्राकार पंक्तियों में पाए जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको डायग्राम के माध्यम से यहां समझाने का प्रयास करूं, मान लीजिए ये आपका 14वां खंड है, ये आपका कौन सा खंड है, 14वां खंड है, ठीक। इसके बाद ये कौन सा खंड है आपका, 15वां खंड है। इसके बाद ये आपका कौन सा खंड है, 16वां। और इसके बाद ये कौन सा खंड है आपका, 17वां खंड है, ठीक है। तो आपके ये मैंने खंड दिखाए। अब हमने क्या कहा, 15वें खंड के बाद से, तो 15वें खंड तक पटीय वृक्क आपके नहीं पाए जाएंगे। 15वें खंड के बाद के जितने भी अंतरखंडीय पट है, तो हम 15वें खंड के बाद के अंतरखंडीय पट देखेंगे तो 15वां और 16वें के बीच ये जो अंतरखंडीय पट है, यहां से आपके पटीय वृक्क की उपस्थिति क्या होगी, शुरू होगी। अब मान लीजिए बीच में आपकी क्या है, ये आहर नाल है, बीच में आपकी क्या है, ये आहर नाल है, ठीक। अब कैसे पाए जाएंगे, अब आप इसको समझिए। देखिए,
दो पंक्तियों में होंगी अंतरखंडीय पट के दोनों सतहों पर। जैसे मान लीजिए 15वां और 16वें के बीच का ये अंतरखंडीय पट है, तो इसकी दोनों सतहों पर यहां पे, ठीक है, एक एक आपकी पंक्ति ये हो गई, और इसी अंतरखंडीय पट की दूसरी सतह ये नीचे की ओर एक सतह आपकी ये हो गई, तो यहां पे पाई जाएंगे। इसी प्रकार फिर दूसरी पंक्ति क्या होगी, 15वें और 16वें अंतरखंडीय पट की एक सतह ये हो गई, ठीक है ना, और एक सतह कहां होगी, ये नीचे वाली। तो आपके इस प्रकार से दोनों सतहों पर ये आपके पटीय वृक्क क्या होंगे, पाए जाएंगे। समझ में बात आपकी आ गई। अंतरखंडीय पट ये है, इसकी दोनों सतहों पर दो दो अर्धचंद्राकार पंक्ति में, देखिए एक अर्धचंद्राकार पंक्ति कौन सी हो गई आपकी, एक अर्धचंद्राकार पंक्ति ये हो गई, एक आपकी ये हो गई, एक अर्धचंद्राकार पंक्ति आपकी ये हो गई, एक आपकी ये हो गई। तो अंतरखंडीय पट के दोनों सतहों पर। इसी प्रकार से ये जो 16वां और 17वें के बीच का अंतरखंडीय पट है, इसमें यहां पे पाए जाएंगे और एक पंक्ति यहां पे पाई जाएगी, एक पंक्ति यहां पे पाई जाएगी और एक पंक्ति आपकी यहां पे पाई जाएगी। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो अंतरखंडीय पटों के दोनों ओर आपके दो पंक्तियों में ये वृक्क पाए जाएंगे, और प्रत्येक पंक्ति में इनकी संख्या कितनी है, 20 से 25। प्रत्येक पंक्ति में इनकी संख्या कितनी है, 20 से 25। अब आप समझने का प्रयास कीजिए कि ये कितने होंगे एक खंड में। जैसे मैंने आपसे कहा 16वें और 17वें की अगर मैं बात करूं तो भाई यहां पे और यहां पे भी पाए जाएंगे, ठीक है ना, और इसके इस सतह पे यहां पे भी पाए जाएंगे। ठीक, तो अगर आप देखें 20 से 25 आपके ये हो गए, 20 से 25 आपके ये हो गए, 20 से 25 आपके ये हो गए, ठीक, 20 से 25 आपके ये हो गए, ठीक है, और 20 से 25 आपके ये हो गए। तो एक खंड में आपके कितने वृक्क हो गए, लगभग 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25, 4 बार हो गए ना, 4 पंक्तियां हो गई। अगर आप 16वें खंड को देखें तो 20 से 25 ये हो गए, 20 से 25 ये हो गए, 20 से 25 आपके ये हो गए, और 20 से 25 आपके ये हो गए। तो कुल मिला के आपके कितने हो गए, एक खंड में लगभग 80 से 100 वृक्क हो गए। दोबारा से समझ लीजिए आप, इस डायग्राम को मैं समझा रहा हूं भाई। आपका ये एक पट है, ठीक है, एक पंक्ति आपका अंतरखंडीय पट आपका ये है, और एक अंतरखंडीय पट आपका ये है, ठीक हो गया ना। अब मान लीजिए आपका दूसरा अंतरखंडीय पट आपका ये है, दूसरा अंतरखंडीय पट आपका ये है। मान लीजिए ये आपका कौन सा खंड है, आपका 16वां खंड है, ठीक है ना। तो 16वें खंड में 20 से 25 आपके ये पाए गए, 20 से 25 आपके ये पाए गए, ठीक है, 20 से 25 आपके यहां पाए जाएंगे, और 20 से 25 आपके यहां पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक खंड में इनकी जो संख्या है वो कितनी होगी, 80 से 100 होगी। एक खंड में जो पटीय वृक्क हैं उनकी संख्या कितनी होगी, लगभग 80 से 100 होगी। लेकिन 15वें और अंतिम खंड में इनकी संख्या केवल 40 से 50 होती है। 15वें और अंतिम खंड में इनकी संख्या केवल 40 से 50 होती है। आप यहां पे समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक बार मैं दोबारा से आपको समझाऊं। मान लीजिए आपका एक खंड ये है, ठीक है, इस खंड को हमने क्या कहा, 15वां खंड कहा, ठीक है, और एक खंड आपका ये है 16वां खंड। अब आप इसको ढंग से समझिएगा, ये खंड है आपका 16वां खंड, और बीच में आपकी क्या है, बीच में है आपकी ये आहरनाल, ठीक है ना, ये आपकी क्या है, बीच में आहरनाल है। अब मैंने आपसे कहा 15वें खंड के लेकर 15वें खंड के बाद प्रत्येक अंतरखंडीय पट पे, तो ये 15वां खंड ये है, तो 15वें खंड के बाद 16वां खंड आया, तो 15वें और 16वें खंड के बीच जो अंतरखंडीय पट है यहां से ये पटीय वृक्क पाए जाएंगे। और ये पाए कहां जाते हैं, अंतरखंडीय पट की दोनों सतहों पर, अंतरखंडीय पट की दोनों सतहों पर। अब देखिए 15वां और 16वें का बीच का अंतरखंडीय पट ये है ना, तो 20 से 25 आपके यहां पाए जाएंगे, 20 से 25 आपके ये एक लेयर हो गई, एक पंक्ति हो गई, दूसरी पंक्ति आपकी ये हो गई, 15 से 20 आपके आहरनाल के दूसरी साइड पाए जाएंगे, हाथ के दूसरी साइड पाए जाएंगे, ठीक है। अब इस अंतरखंडीय पट के नीचे 20 से 25 आपके यहां पे पाए जाएंगे, ठीक है, और 20 से 25 आपके ये दूसरी पंक्ति में पाए जाएंगे, ऐसे। तो अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपने देखा कि जो आपका 15वां और 16वें के बीच का अंतरखंडीय पट है, इस पट के दोनों ओर, दोनों सतहों पर, ऊपर और नीचे दोनों ओर जो है दो पंक्तियों में ये आपके पटीय वृक्क पाए गए। 20 से 25 यहां, 20 से 25 इस पंक्ति में, 20 से 25 नीचे, और 20 से 25 यहां, ठीक हो गया। अब हम दूसरे अंतरखंडीय पट की बात करते हैं। दूसरा अंतरखंडीय पट कहां होगा, ये अगला खंड क्या है आपका, 17वां खंड होगा इसके बाद, ठीक है। तो अगला अंतरखंडीय पट कहां है, वो ये है 16वां और 17 के बीच में। तो इस अंतरखंडीय पट के ऊपर
20 से 25 आपके ये पाए गए, ठीक है। अंतरखंडीय पट के जो नीचे 20 से 25 आपके यहां पाए गए, ठीक। अब इस ये जो अंतरखंडीय पट है इसके दूसरी पंक्ति 20 से 25 आपके आहरनाल के दूसरी साइड पाए गए, ठीक है। और 20 से 25 इस पट के नीचे आपके पाए गए, ठीक हो गया। अगर अब आप देखें तो हम 16वें खंड की बात करें, हम पहले 16वें खंड की बात करते हैं। 16वें खंड में कुल कितने आपके वृक्क हैं? आप देखिए इस खंड में 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25 और 20 से 25, तो कितने हो गए आपके? 80 से 100। क्लियर हो गया। तो हर खंड में 80 से 100 वृक्क पाए जाएंगे, लेकिन 15वें और अंतिम खंड में ये 40 से 50 होते हैं। क्यों? आप 15वें खंड को देखिए भाई, 14वें और 15वें खंड के बीच का जो अंतरखंडीय पट है इस पे तो वृक्क नहीं पाए जा रहे। 15वें और 16वें से शुरू हो रहा है, तो 15वें खंड में कितनी पंक्ति है वृक्क की? केवल 2 ही, एक ये पंक्ति है और एक ये पंक्ति है 15वें खंड में। तो कितने हुए? 20 से 25 और 20 से 25 कितने हुए? 40 से 50। तो 15वें खंड में कितने वृक्क हैं आपके? 40 से 50। और यही स्थिति कहां आएगी? अंतिम खंड में आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि 15वें और अंतिम खंड में इन वृक्कों की संख्या कितनी होगी? केवल 40 से 50। और शेष खंडों में 15 से अंतिम खंड के बीच के जो शेष खंड हैं उनमें इनकी संख्या क्या होगी? 80 से 100। अब हम पटीय वृक्क की संरचना का अध्ययन करते हैं। देखिए पटीय वृक्क सेप्टल नेफ्रिडिया का ये डायग्राम यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है। और पटीय वृक्क की संरचना का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम 4 भागों में करते हैं। सबसे पहला भाग कहलाता है इसका वृक्क मुख। क्या है ये वृक्क मुख? समझने का प्रयास करते हैं। देखिए प्रत्येक वृक्क में एक रोमाभी, रोमाभी मतलब रोम युक्त कीप के आकार का चपटा मुख होता है। ये स्थान आप देखिए, ये वृक्क मुखी का है और ये वृक्क मुखी का अलग से डायग्राम मैंने आपको ये दिखाया है। तो यहाँ जो लिखा है कि एक रोमाभी कीप के आकार का चपटा मुख है, आप ये स्थान देखिए, ये है आपका वृक्क मुख, ठीक है। ये रोमाभी कीप के आकार की संरचना है। अगर मैं आपको डायग्राम में अलग से दिखाऊं तो आप डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिएगा कि कीप के आकार की संरचना है। ये वृक्क मुख है, देखिए आपका, ये डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये कीप के आकार की संरचना है जिसको हमने क्या कहा? वृक्क मुख कहा। और ये रोमाभी कीप है, मतलब इस पे अनेक रोम पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है पदार्थ जो है इसके अंदर जो है क्या करता है? प्रवेश करता है। जो भी उत्सर्जित नाइट्रोजनस पदार्थ होता है वो इसी वृक्क मुख से पटीय वृक्क के अंदर क्या करता है? प्रवेश करता है। यह पट के निकट देह गुहा में खुलता है। कीप की गुहा एक बड़ी केंद्रीय कोशिका में अंतः कोशिकीय नाल के रूप में होती है। देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये जो पटीय वृक्क होते हैं ये अंतरखंडीय पट के दोनों ओर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपका एक खंड की संरचना मैं आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये आपका एक खंड है, ठीक है ना। तो ये खंड के अंतरखंडीय पट, जो ये अंतरखंडीय पट है या ये जो अंतरखंडीय पट है, इस पट के दोनों ओर मैंने आपसे कहा था कि 2 अर्धचंद्राकार पंक्तियों में ये आपके पटीय वृक्क पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो आपकी पटीय वृक्क पाए जाते हैं, मान लीजिए ये एक पटीय वृक्क है आपका, एक पटीय वृक्क आपका ये है, तो ये जो पटीय वृक्क हैं इन पटीय वृक्कों की जो वृक्क मुखिका है वो किसमें खुलती है? इस पट के पास देह गुहा में खुलती है। ये देह गुहा में खुला होता है वृक्क मुख, ताकि देह गुहा में मौजूद जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको ये अपने अंदर ग्रहण कर सके। तो ये ध्यान रखिएगा कि अंतरखंडीय पट के निकट ये देह गुहा में खुलते हैं, जिसके माध्यम से ये उत्सर्जी पदार्थों को बाहर से अंदर लेते हैं। ये जो आपकी रोमाभी कीप रूपी जो वृक्क मुख है ये एक बड़ी केंद्रीय कोशिका में खुलता है। ये जो कोशिका आप देख रहे हैं एक बहुत बड़ी केंद्रीय कोशिका आपको दिखाई दे रही है, सेंट्रल सेल है बहुत बड़ी। इस कोशिका में ये वृक्क मुख खुलता है एक नली के रूप में, एक नाल के रूप में। आप देखिए ये नाल है जो कोशिका के अंदर खुल रही है, इसलिए हमने इसको क्या कहा? अंतः कोशिकीय नाल कहा। तो ये जो वृक्क मुख है एक नली के रूप में केंद्रीय कोशिका के अंदर खुलता है। इसकी परिधि रोमाभी एपिथीलियम की बनी होती है। परिधि के आगे की ओर, परिधि के आगे की ओर निकला हुआ ऊपरी होठ और शेष छोटा भाग निचला होठ कहलाता है। ऊपरी होठ में 8 से 9 और निचले होठ में 4 से 5 सीमांत कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब आप देखिए कि ये जो वृक्क मुख है इसकी जो परिधि है, आप देख रहे हैं ये इसकी जो परिधि है, जो आउटर लेयर है, ये किसकी बनी है? रोमाभी एपिथीलियम की बनी है। आप यहाँ पे देखिए ये आपको रोम दिख रहे हैं,
तो ये जो परिधि है किसकी बनी है, रोमाबी एपिथेलियम की बनी है, मतलब इस एपिथेलियम में रोम पाए जाते हैं। आप देखिए ये पूरी जो संरचना है ये रोमाबी एपिथेलियम की बनी है, इसकी परिधि। ठीक, इस डायग्राम में अगर आप देखें तो यहाँ दिखाया गया ये पूरी जो इसकी लेयर है बाहरी, ये किसकी बनी है, रोमाबी एपिथेलियम की बनी हुई होती है। और ये जो आपका वृक्क मुख है इसका एक सिरा देखिए आगे की ओर निकला हुआ है। आप देख रहे हैं एक सिरा जो है आगे की ओर निकला हुआ है और एक सिरा जो है ये पीछे की ओर है। इस डायग्राम को अगर आप देखें तो यहाँ आपको क्लियर हो रहा है, देखिए ये भाग आगे की ओर निकला हुआ है और ये भाग जो है क्या है, थोड़ा सा पीछे की ओर है। तो ये जो आगे की ओर निकला हुआ भाग है वृक्क मुखिका के, इसको हम ऊपरी होठ कहते हैं। ठीक है, और जो पीछे का ये जो नीचे का छोटा भाग है इसको हम क्या कहते हैं, निचला होठ कहते हैं। ऊपरी होठ में, ये जो ऊपरी होठ है इसमें कुछ सीमांत कोशिकाएं पाई जाती हैं, मार्जिनल सेल्स पाई जाती हैं, जिनकी संख्या 8 से 9 होती है। और जो ये निचला होठ है इसमें भी कुछ सीमांत कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है, 4 से 5। तो एक बार दोबारा से समझ लीजिए, पटीय वृक्क का पहला भाग वृक्क मुख है जो अंतरखंडीय पट के पास देहगुहा में खुलता है। इसमें एक कीप रूपी संरचना आप देख रहे हैं जिसके अंदर कई रोम पाए जाते हैं। इसी भाग से देह गुहा का नाइट्रोजनस पदार्थ इसके अंदर प्रवेश करता है। ठीक है, इसके अंदर क्या है, एक केंद्रीय कोशिका है जिसके अंदर एक नली के रूप में जो है ये वृक्क मुख क्या होता है, खुल रहा है। आप देख रहे हैं एक नली के रूप में वृक्क मुख खुल रहा है। ठीक, इसके अलावा ये जो वृक्क मुख है इसके ऊपर की ओर और नीचे की ओर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं जो सीमांत कोशिकाएं हैं। ऊपर की जो 8 से 9 सीमांत कोशिकाएं हैं वो क्या बनाती हैं, ऊपरी होठ, और जो नीचे की 4 से 5 सीमांत कोशिकाएं वो क्या बनाती हैं, निचला होठ बनाती हैं। पटीय वृक्क का अगला भाग कहलाता है वृक्क ग्रीवा। आप डायग्राम में देखिए ये पटीय वृक्क है, पटीय वृक्क का मुख है ये, और इसके बाद का जो हिस्सा है ये क्या है, ग्रीवा है। इसमें एक पंक्ति में कोशिकाएं व्यवस्थित होती हैं। देखिए ये जो ग्रीवा है ये काफी संकरा भाग है और इसमें कोशिकाओं की केवल एक पंक्ति का मतलब सिंगल सेल्ड होती है, कोशिकाओं की केवल एक पंक्ति होती है। जैसे आप डायग्राम में अगर देखना चाहें, मान लीजिए एक कोशिका ये है, इसके पीछे दूसरी कोशिका ये है, तो इस प्रकार से कोशिकाओं की सिर्फ कितनी पंक्ति होगी, एक पंक्ति इसमें पाई जाती है। तो वृक्क मुख कहां खुलता है आपका, वृक्क ग्रीवा में खुलता है। ये एक संकरा भाग है और इसमें एक पंक्ति में कोशिकाएं क्या होती हैं, व्यवस्थित होती हैं। इन कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय गुहिका पाई जाती है तथा इनका स्तर जो है रोमाभी होता है। जैसा मैंने आपसे कहा था वृक्क मुखिका में भी कि केंद्रीय जो कोशिका होती है उसमें एक अंतःकोशिकीय नाल के रूप में वृक्क मुखिका जाती है, तो उसी प्रकार से ये जो ग्रीवा में कोशिकाएं पाई जाती हैं इनमें भी अंतःकोशिकीय गुहिका होती है, जिससे होते हुए वृक्क नाल इस पूरे वृक्क के अंदर प्रवेश करती है। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये जो वृक्क गुहिका है, ये जो अंतःकोशिकीय गुहिका है, ये भी कैसी होती है, रोमाभी स्तर होता है, इसके अंदर भी रोम पाए जाते हैं। ग्रीवा वृक्क काय में खुलती है। अब ये जो ग्रीवा है इसके आगे जिस हिस्से में खुलती है इस पूरे भाग को हम क्या कहते हैं, वृक्क काय कहते हैं, नेफ्रीडियल बॉडी कहते हैं। तो दोबारा से समझ लीजिए, वृक्क मुख किसमें खुलता है, वृक्क ग्रीवा में खुलता है। ये एक संकरा भाग है जिसमें कोशिकाओं की एक पंक्ति पाई जाती है। कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय गुहिका होती है, कोशिकाओं में अंतःकोशिकीय गुहिका होती है जिसमें ये वृक्क नाल जो है पाई जाएगी। ठीक है, और दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इन कोशिकाओं में जो इनका स्तर होता है वो कैसा होता है, रोमाभी होता है। और ये रोमाभी स्तर इसलिए होता है ताकि वृक्क मुख के द्वारा जो भी उत्सर्जी पदार्थ गुहा से लिया गया है वो आगे की ओर क्या किया जाए, भेजा जाए। अब हम बात करते हैं वृक्क काय, नेफ्रीडियल बॉडी की। देखिए वृक्क का जो मुख्य भाग है वो यही वृक्क काय, ये पूरा हिस्सा जो है, पहला वृक्क मुख था, फिर ग्रीवा थी, इसके बाद का जो ये हिस्सा आप देख रहे हैं ये वृक्क काय कहलाता है। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं वृक्क काय को, पहला भाग सीधी पाली और दूसरा भाग व्यावर्तित पाली। आप देखिए ये वाला हिस्सा देखिए, ये बिल्कुल सीधा है, इसमें कोई आपको कुंडलन या फोल्ड नहीं दिखाई दे रहे, तो इस भाग को हम क्या कहते हैं, सीधी पाली। और जो ये वाला हिस्सा देख रहे हैं जहां पे आपको दो रस्सियां गुदी हुई दिखाई दे रही हैं, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, व्यावर्तित लूप या व्यावर्तित पाली। तो वृक्क काय की बॉडी जो है पूरी, जो पटीय वृक्क की पूरी बॉडी है, उसको हमने दो भागों में बांटा, सीधी पाली और दूसरा भाग क्या है, व्यावर्तित पाली।
सीधी पाली स्ट्रेट लोब, और व्यावर्तित पाली को क्या कहते हैं हम, ट्विस्टेड लोब कहते हैं। तो देखिए ये वाला जो हिस्सा है जिसमें कोई आपको फोल्ड दिखाई नहीं दे रहा, ये सीधी पाली है, और ये जहां पे दो रस्सियां आपको गुंदी हुई दिखाई दे रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, व्यावर्तित लूप कहते हैं। व्यावर्तित लूप जो है इसकी लंबाई, व्यावर्तित लूप की जो लंबाई है वो सीधी पाली की तुलना में क्या होती है, दुगनी होती है। आप डायग्राम में देख रहे हैं सीधी पाली आपकी इतनी सी है, जबकि व्यावर्तित पाली देखिए आपकी बहुत बड़ी है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो व्यावर्तित पाली है उसकी लंबाई जो है सीधी पाली की तुलना में क्या होती है, जस्ट डबल होती है, दुगनी होती है। व्यावर्तित पाली में दो पृथक भुजाएं एक रस्सी के समान 9 से 13 बार परस्पर लिपटे हुए होते हैं। आप अगर देखें व्यावर्तित पाली में तो दो रस्सी के समान संरचनाएं जो हैं लगभग 9 से 13 बार जो है एक दूसरे पे क्या होते हैं, लिपटे होते हैं, कुंडलित होते हैं। आप देख रहे हैं डायग्राम में दो रस्सी आपके सामने देखेंगे आप, दो रस्सी जो हैं इस प्रकार से एक दूसरे के साथ क्या है, फोल्डेड है, कुंडलित हैं, और ये कुंडलन कितनी बार होगा व्यावर्तित पाली में, 9 से 13 बार। वृकक नलिका सीधी पाली में 4 बार और व्यावर्तित लूप की प्रत्येक भुजा में आधारीय भाग में 3 बार और शीर्ष भाग में 2 बार फैली रहती है। अब देखिए वृकक मुखिका जब केंद्रीय कोशिका के अंदर प्रवेश करती है तो एक अंतः कोशिकीय नाल के रूप में प्रवेश करती है, और उसी नाल को हमने क्या कहा था, वृकक नाल या वृकक नलिका कहा था। यह वृकक नलिका ग्रीवा से होते हुए इस वृककाय में प्रवेश करती है। अब आप डायग्राम में देखें तो ये जो वृकक नलिका है इस सीधी पाली में कितनी बार पाई जा रही है, 1 2 3 4। तो ये जो आपकी वृकक नलिका है ये सीधी पाली में 4 बार, जबकि व्यावर्तित पाली में जो ये आधार वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें देखिए 3 बार है, इसमें 3 बार है, जबकि शीर्ष भाग में ये कितनी बार पाई जा रही है, 2 बार पाई जा रही है। तो ये ध्यान रखना है कि वृकक नलिका जो है सीधी पाली में 4 बार और व्यावर्तित पाली की प्रत्येक भुजा में आधार वाले हिस्से में, जो नीचे वाला हिस्सा है, इसमें 3 बार, और जो ऊपर शीर्ष वाला हिस्सा है उसमें केवल 2 बार जो है फैली हुई होती है। अब देखिए पटीय वृकक का अंतिम हिस्सा जिसको कहते हैं हम शीर्ष नाल या शीर्ष नलिका, ये क्या है। देखिए जिस जगह से व्यावर्तित लूप में ग्रीवा नलिका घुसती है, देखिए ये वो स्थान है जहां पे ग्रीवा नलिका व्यावर्तित लूप में प्रवेश कर रही है, उसी स्थान पर वृकक नलिका, उसी स्थान पर वृकक नलिका व्यावर्तित लूप से बाहर निकल के वृकक की एक महीन और रुमावी शीर्ष नलिका बन जाती है। आप देखिए ये वो स्थान है जिस स्थान पर आपका ग्रीवा नलिका जो है व्यावर्तित लूप में घुसती है, इसी स्थान पे आप देखिए ये वृकक नलिका जो है व्यावर्तित लूप से बाहर निकल रही है और एक महीन और रुमावी शीर्ष नलिका बनाती है। इस स्थान को हम क्या कहते हैं, शीर्ष नलिका कहते हैं। ये वो स्थान है जहां पे वृकक की जो ग्रीवा है वो व्यावर्तित लूप से क्या हो रही है, जुड़ रही है। जिस स्थान पे जुड़ रही है उसी स्थान पर वृकक नलिका बाहर निकलकर क्या बनाती है, शीर्ष नलिका बनाती है। अब हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पटीय वृकक हैं किस प्रकार से अपने उत्सर्जी पदार्थ को एकत्र करते हैं, कैसे ये काम करते हैं। देखिए 15वें खंड के बाद प्रत्येक खंड की गुहा में 80 से 100 वृकक स्वतंत्रतापूर्वक लटके हुए होते हैं। प्रत्येक पंक्ति के सभी वृककों की शीर्ष नलिकाएं एक जोड़ी अर्धचंद्राकार पटीय उत्सर्जन नलिका में खुलती है। अब आपको मैं डायग्राम में दिखाता हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक खंड है आपका, यहां डायग्राम में आप देखिए एक खंड है आपका, ये यहां से शुरू हुआ और ये पूरा आपका इस डायग्राम में मान लीजिए आपका एक खंड है, ठीक है ना। हम इस खंड को लेकर समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, इस खंड को अगर आप देखें तो इस खंड में आपको पटीय वृकक नलिका कहां कहां दिखाई दे रही है। देखिए एक पटीय उत्सर्जन नलिका आपकी ये है, आप देख रहे हैं, एक पटीय उत्सर्जन नलिका आपकी ये है, ठीक, एक पटीय उत्सर्जन नलिका आपकी है। अब ये अर्धचंद्राकार है, नीचे की ओर मुड़ी हुई है, हमको पूरी तरह से दिखाई नहीं देगी, तो ये है। तो इस खंड में आप देखिए इस अंतरखंडीय पट की इस साइड देखिए एक पटीय उत्सर्जन नलिका, इस अंतरखंडीय पट की साइड देखिए एक उत्सर्जन नलिका, और इसी प्रकार से एक उत्सर्जन नलिका ये है और आपकी एक उत्सर्जन नलिका आपकी ये है, ठीक है। इन उत्सर्जन नलिकाओं पर आपके अनेक पटीय वृकक
लगे हुए होंगे, जैसे यहाँ से लगे हैं, ये पटीय वृक्क लगा है इस पे, ये पटीय वृक्क लगा है इस पे, ये पटीय वृक्क लगा है इस पे, ऐसे यहाँ पे ये पटीय वृक्क लगा है, ये पटीय वृक्क लगा है, ये पटीय वृक्क लगा है, ऐसे इस वाली पटीय उत्सर्जन नलिका में ये पटीय वृक्क है, ये पटीय वृक्क है, ये पटीय वृक्क है, ऐसे इधर उत्सर्जन नलिका जो पटीय उत्सर्जन नलिका उसमें ये पटीय वृक्क है, ये पटीय वृक्क है, ये पटीय वृक्क है। तो इस प्रकार से आप देखें कि एक खंड में आपको कितनी अर्धचंद्राकार पंक्तियां दिखाई दे रही हैं? 4। कितनी अर्धचंद्राकार पंक्तियां दिखाई दे रही हैं आपको? 4 दिखाई दे रही हैं। एक ये पंक्ति है, एक अर्धचंद्राकार पंक्ति ये है, एक अर्धचंद्राकार पंक्ति ये है और एक अर्धचंद्राकार पंक्ति ये है। और हर पंक्ति में आपके 20 से 25 वृक्क है। तो 20 से 25 ये, 20 से 25 ये, 20 से 25 ये, 20 से 25 ये, तो स्वाभाविक रूप से यह है कि एक खंड में कितने हो गए? 80 से 100 वृक्क हो गए। मैंने आपसे कहा पटीयोत्सर्जन नलिका, तो देखिए ये जो पंक्ति है इसमें एक नलिका है, पटीयोत्सर्जन नलिका, एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है, एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है और एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है। ठीक है ना? अब आप इसको इस डायग्राम में समझने का प्रयास कीजिए। देखिए ये एक पटीयोत्सर्जन नलिका है और एक पटीयोत्सर्जन नलिका आपकी ये है। ठीक हो गया? 20 से 25 वृक्क देखिए आप इसमें जुड़े हुए हैं इस नाल से, और 20 से 25 वृक्क देखिए आपके इस नाल से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या है? आपकी पटीयोत्सर्जन नलिका, और इस पे 20 से 25 वृक्क लगे हैं। एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये हुई, 20 से 25 वृक्क ये लगे। समझ बात आपकी आ गई होगी। अब यहां पे अगर समझो तो एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है, इस पे 20 से 25 वृक्क खुल रहे हैं। एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है, इस पे 20 से 25 वृक्क खुल रहे हैं। दूसरी साइड का अगर लोगे तो एक उत्सर्जन नलिका ये है, इस पे 20 से 25 वृक्क लगे हैं, और एक पटीयोत्सर्जन नलिका ये है जिस पे 20 से 25 वृक्क लगे हुए हैं। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो वृक्क हैं ये अपनी शीर्ष नलिका के द्वारा खुलते हैं। जैसे ये पटीय वृक्क आप देख रहे हैं, तो ये जिस स्थान पर ये पटीय उत्सर्जन नलिका में खुल रहे हैं ये क्या है? शीर्ष नाल वाला भाग है। पटीय वृक्क के आपने 4 भाग पढ़े थे, वृक्क मुख, वृक्क ग्रीवा, वृक्क काय और शीर्ष नलिका। तो पटीय वृक्क का जो ये हिस्सा जो पटीय उत्सर्जन नलिका के साथ जुड़ रहा है ये कौन सा भाग है? ये शीर्ष भाग है, शीर्ष नलिका का भाग है। वृक्क मुख जो है ये आपको दिखाई दे रहे हैं। ये वृक्क मुख क्या कर रहे हैं? देहगुहा से उत्सर्जित पदार्थों को ले रहे हैं, और शीर्ष नलिका से ये पदार्थ कहां चला जा रहा है? इस पटीय उत्सर्जन नलिका में चला जा रहा है। तो आपने ये समझ लिया कि हर अंतरखंडीय पट के दोनों ओर आपकी क्या पाई जाएंगी? पटीय उत्सर्जन नलिकाएं पाई जाएंगी, जिस पर आपके वृक्क जो है अपना उत्सर्जित पदार्थ क्या करते हैं? छोड़ते हैं। अब देखिए 15वें खंड के पश्चात अंतिम खंड तक आंत की पृष्ठतल पर एक दूसरे से सटी हुई 2 समानांतर आंतरोपरि उत्सर्जन नलिकाएं फैली होती हैं। अब देखिए यहां पे डायग्राम में ये जो पिंक कलर दिखाया ये है आपकी आंत, और आंत का पृष्ठभाग ये है। इस पृष्ठभाग में आपको देखिए आपको 2 नली दिख रही हैं, एक नली ये है और उसी से लगी हुई एक नली ये है। तो आपको दिख रही होगी कि आंत के पृष्ठतल पर 15वें खंड से अंतिम खंड तक ये 2 समानांतर नलियां फैली हुई हैं। इन 2 समानांतर नलियों को हम कहते हैं आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका। इस डायग्राम में देखिए ये 2 नलिका, ये आंत का हिस्सा है आपका, इस आंत के ठीक पृष्ठभाग में ये 2 नलिकाएं आपको दिख रही हैं, जिसको हमने क्या कहा? आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका कहा। सभी पटीय उत्सर्जन नलिकाएं इसमें खुल जाती हैं। अब ये जो आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिकाएं हैं 2, ये आंत के ऊपर है। अब लेफ्ट साइड की जितनी भी आपकी उत्सर्जन पटीय उत्सर्जन नलिकाएं हैं वो लेफ्ट वाली आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल जाएगी। आप देख रहे हैं हर पटीय उत्सर्जन नलिका अपनी अपनी ओर की जो है आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल रही है। जितनी भी पटीय उत्सर्जन नलिकाएं हैं लेफ्ट साइड की, तो वो लेफ्ट साइड की आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल जाएंगी, और राइट साइड की जितनी भी आपकी पटीय उत्सर्जन नलिकाएं हैं वो राइट साइड के आपकी आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल जाएंगी। आप इस डायग्राम में देखिए ये पटीय उत्सर्जन नलिका है, ये इस वाली आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल गई, और ये जो पटीय उत्सर्जन नलिका है ये आपकी इस वाली आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल गई। दोबारा से समझ लीजिए, आंत के पृष्ठभाग पे 2 समानांतर नलिकाएं पाई जाएंगी जो 15वें खंड से अंतिम खंड तक फैली हैं। आप देख रहे हैं ये 2 नलिकाएं हैं, इनको हमने क्या कहा? आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका। अब जो प्रत्येक खंड में पटीय उत्सर्जन नलिकाएं हैं वो इन दोनों नलिकाओं में खुलती है। अगर वो लेफ्ट साइड की पटीय उत्सर्जन नलिका है तो वो लेफ्ट वाली आपकी आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिकाओं में खुल जाएंगी, और राइट साइड की जो आपकी पटीय उत्सर्जन नलिका है वो राइट वाली आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में खुल जाएंगी। इस प्रकार से अगर आप देखेंगे तो जो वृक्क ने उत्सर्जित पदार्थ इकट्ठा किया उसने शीर्ष नलिका से कहां पे छोड़ा? पटीय उत्सर्जन नलिका में, और पटीय उत्सर्जन नलिकाओं ने वो पदार्थ कहां छोड़ दिया? आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में छोड़ दिया। जो भी उत्सर्जित पदार्थ
पटीय वृक्क ने देह गुहा से इकट्ठा किया, उसको कहां छोड़ा? अपनी शीर्ष नलिका के द्वारा कहां छोड़ा? पटीय उत्सर्जन नलिका में। और पटीय उत्सर्जन नलिकाओं ने कहां छोड़ दिया? अपनी अपनी ओर की आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में छोड़ दिया। अब ये आंतरोपरिक उत्सर्जन जो नलिका हैं, दो जो पृष्ठभाग में हैं आंत के, ये प्रत्येक खंड में एक छिद्र के द्वारा आंत से जुड़ी हुई होती हैं। ये जो आपकी आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिकाएं आप देख रहे हैं, ये जो दो नलिकाएं हैं, ये प्रत्येक खंड में एक छिद्र के द्वारा आंत से ही क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। आप देखिए डायग्राम में यहाँ पे दिखाया गया, ये आंत से जुड़ी हुई हैं। ये जो दोनों नलिकाएं हैं, ये आंत से क्या होती हैं? जुड़ी हुई होती हैं प्रत्येक खंड में। जैसे मैं आपको यहाँ दिखाऊं, ये जो नलिका है ये आंत से जुड़ी होगी किसी छिद्र के द्वारा अंदर ही अंदर, ये आंत से जुड़ी होगी किसी छिद्र के द्वारा। इस प्रकार से प्रत्येक खंड में ये जो दो आपको आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिकाएं दिख रही है, प्रत्येक खंड में क्या होती है? आंत से क्या होती है? जुड़ी हुई होती है। और इस प्रकार से जो भी उत्सर्जी पदार्थ पटीय वृक्क ने इकट्ठा किया, वो पटीय वृक्क से कहाँ आ गया? पटीय उत्सर्जन नलिका में। पटीय उत्सर्जन नलिका से कहाँ आ गया? आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका में। और आंतरोपरिक उत्सर्जन नलिका ने उस उत्सर्जी पदार्थ को कहाँ छोड़ दिया? आंत के अंदर छोड़ दिया। तो आपने देखा कि यहाँ जो पटीय वृक्क है उसने अपना उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर नहीं डाला, बल्कि किस में डाल दिया? आंत में डाल दिया, आंत के अंदर डाल दिया, इंटेस्टाइन के अंदर डाल दिया। इस प्रकार के वृक्क को आंत्रमुखी वृक्क कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि पटीय वृक्क जो है एक आंत्रमुखी वृक्क है, क्योंकि इसने अपना उत्सर्जी पदार्थ कहां डाल दिया? आंत के अंदर डाल दिया, इसलिए हमने इसको क्या कहा? आंत्रमुखी वृक्क कहा। अब जो दूसरा वृक्क है उसको हम कहते हैं अध्यावरणीय वृक्क या इंटीग्यूमेंटेरी नेफ्रिडिया। अब क्या है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, शरीर के 7वें खंड से अंतिम खंड तक, शरीर के 7वें खंड से अंतिम खंड तक देह भित्ति की भीतरी सतह से लगे सूक्ष्म वृक्क हैं। ये यहाँ पे कुछ मैंने खंड दिखाए हैं आपको, तो इनकी देह भित्ति पे, त्वचा पर जो लगे हुए छोटे छोटे वृक्क होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? अध्यावरणीय वृक्क कहते हैं। ये कहां से पाए जाते हैं? 7वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक देह भित्ति पर ये पाए जाते हैं। प्रत्येक खंड में इनकी जो संख्या है वो 200 से 250 होती है। ये जो आपके अध्यावरणीय वृक्क हैं, प्रत्येक खंड में इनकी संख्या कितनी होती है? 200 से 250 होती है। लेकिन क्लाइटेलम के तीनों खंडों में, क्लाइटेलम आपको पता है 14, 15 और 16, इन तीन खंडों में मिलकर के क्लाइटेलम बनाते हैं। तो इन तीनों खंडों में इनकी संख्या 2000 से 2500 तक होती है। इनको हम वृक्क वन कहते हैं। आप देखिए, यहाँ दिखाने का प्रयास किया है मैंने, ये यहाँ पे आप इन दो खंडों में देखेंगे तो आपको बहुत अधिक वृक्क दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा हिस्सा है? ये क्लाइटेलम का हिस्सा है, 14वां, 15वां और 16वां खंड है, जहां पे इनकी संख्या अचानक बढ़ गई है। कितनी हो गई है? 2000 से 2500 हो गई है। तो इन 14, 15, 16 में जो ये वृक्कों की संख्या अधिक है, इसको हम क्या कहते हैं? वृक्क वन कहते हैं। दोबारा से समझ लीजिए, अध्यावरणीय वृक्क कहां पाए जाते हैं? 7वें खंड से अंतिम खंड तक पाए जाते हैं। ये त्वचा की भीतरी सतह से लगे हुए छोटे छोटे वृक्क हैं, जो प्रत्येक खंड में 200 से 250 होते हैं। लेकिन क्लाइटेलम में इनकी संख्या बढ़ जाती है, जो लगभग कितनी हो जाती है? 2000 से 2500, और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इन खंडों को, इनको हम क्या कहते हैं? वृक्क वन। क्लाइटेलम क्षेत्र में इनको हम वृक्क वन कहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या कितनी हो गई है? 2000 से 2500 हो गई है। अब अध्यावरणीय वृक्क की संरचना देखिए, ये छोटी और कुंडलित संरचनाएं हैं, कॉइल्ड संरचनाएं हैं। इनका जो स्ट्रक्चर है वो लगभग पटीय वृक्क के समान है। जो अंतर है वो क्या है कि इनमें मुख और ग्रीवा नहीं पाई जाती। ये जो अध्यावरणीय वृक्क होते हैं, इनमें वृक्क मुख और वृक्क ग्रीवा नहीं पाई जाती। ये पटीय वृक्क की तुलना में क्या होते हैं? छोटे और कुंडलित होते हैं। ये काफी सरल संरचनाएं हैं। और अगर लंबाई की मैं बात करूं तो पटीय वृक्क के आधे होते हैं लंबाई में। ये जो अध्यावरणीय वृक्क हैं, ये पटीय वृक्क के क्या होते हैं? आधे होते हैं। इनकी जो शीर्ष नलिकाएं हैं वो रोमाभी नहीं होती। जैसा आपने पटीय वृक्क में पढ़ा था कि उनकी जो शीर्ष नलिकाएं हैं वो रोमाभी होती हैं, लेकिन अध्यावरणीय वृक्क की जो शीर्ष नलिकाएं होती हैं वो रोमाभी नहीं होती। ये त्वचा पर बाहर की ओर वृक्क छिद्रों द्वारा खुलते हैं, इसलिए इनको हम बहिर्मुखी या बाह्यमुखी वृक्क के नाम से भी जानते हैं। ये जितने अध्यावरणीय वृक्क हैं, ये अपना उत्सर्जी पदार्थ शरीर के बाहर छोड़ते हैं वृक्क छिद्रों के द्वारा। तो देखिए, आप अंतर आप समझ रहे होंगे। पटीय वृक्क ने अपना उत्सर्जी पदार्थ कहां छोड़ा? आंत के अंदर। और ये जो अपना उत्सर्जी पदार्थ छोड़ रहे हैं वो कहां छोड़ रहे हैं? आंत के बाहर। इसलिए हमने इसको क्या कहा? बाह्यमुखी वृक्क कहा। देह गुहा की ओर शीर्ष पर
देह गुहा की ओर शीर्ष पर बंद होने के कारण ये बंद प्रकार के वृक्क होते हैं, वह वी के आकार के दिखाई देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि देह गुहा की ओर जो इनका शीर्ष भाग होता है वो क्या होता है, बंद होता है, इसलिए हम इनको बंद प्रकार के वृक्क भी कहते हैं, और ये अंग्रेजी के वी के आकार के दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे वृक्क को, जिसका नाम है ग्रसनीय वृक्क या फ्रेंजियन नेफ्रिडिया। ये कहाँ पाए जाते हैं? देखिए, चौथे, पांचवें और छठे खंडों में ग्रसनी व ग्रसिका के दोनों ओर पृष्ठ तल पर गुच्छों के रूप में दिखाई देते हैं। आप देखिए, चौथा खंड ये है, पांचवा, छठा, ये 6 खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, 4, 5 और 6। इन खंडों पे आप देखिए, ये आपको गुच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गुच्छे रूपी संरचना में ये ग्रसनीय वृक्क पाए जाते हैं। ये जो गुच्छे हैं, प्रत्येक गुच्छे में ग्रसनीय वृक्क कितने होते हैं? 100 या इससे अधिक होते हैं। प्रत्येक गुच्छे में रुधिर ग्रंथियां और ग्रसनीय वृक्क पाए जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको डायग्राम से समझाने का प्रयास करूं तो आप ये देखिए, ये जो खंड है आपका चौथा खंड है, ये आपका पांचवा खंड है, और ये आपका छठा खंड है। इन खंडों में ये जो आपकी ग्रसनी और ग्रासनाल है, इसके दोनों ओर देखिए, एक गुच्छा आपका ये दिखाई दे रहा है, एक गुच्छा आपका ये दिखाई दे रहा है, एक गुच्छा आपका ये दिखाई दे रहा है, ये एक और हो गया। दूसरी ओर देखिए, एक गुच्छा आपको ये दिख रहा है, एक गुच्छा आपको ये दिखाई दे रहा है, और एक गुच्छा आपको ये दिखाई दे रहा है। तो ये गुच्छों में आपको संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। और अगर मैं एक गुच्छे की संरचना आपको दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है। बीच में आपकी क्या होती है? अनेक रुधिर केशिकाएं होती हैं, अनेक रुधिर ग्रंथियां पाई जाती हैं, और इन रुधिर ग्रंथियों के चारों ओर आपके क्या पाए जाते हैं? पटीय वृक्क पाए जाते हैं। तो ये जो गुच्छे हैं, इन गुच्छों में सेंटर में क्या पाई जा रही हैं? आपकी रुधिर ग्रंथियां, और इन रुधिर ग्रंथियों के चारों ओर इस प्रकार के आपके ग्रसनीय वृक्क पाए जाते हैं, जिनकी संख्या एक गुच्छे में क्या होती है? 100 होती है। तो ये क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से ये आपके जो ग्रसनीय वृक्क है ये कैसे पाए जाते हैं आपके। दोबारा से समझ लीजिए, चौथे, पांचवें और छठे खंडों में ग्रसनी और ग्रसिका के दोनों ओर गुच्छों के रूप में पाए जाते हैं। आपको गुच्छे मैंने बता दिया, एक गुच्छा, दो गुच्छा, तीन गुच्छा, एक चौथे खंड में, एक पांचवें खंड में, और एक छठे खंड में। दोनों ओर हैं, देखिए, एक ये है तो एक ये है, एक ये है तो आपका एक ये है, एक ये है आपका एक ये है। तो इस प्रकार से आपके चौथे, पांचवें, छठे खंड में दोनों ओर जो है ये गुच्छों के रूप में पाई जाने वाली संरचना है। दूसरी बात, प्रत्येक जो गुच्छे हैं उसमें इनकी जो संख्या है वो कितनी है? 100 या उससे अधिक है। प्रत्येक गुच्छे में, चाहे हम इस गुच्छे की बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, इसकी बात करें, प्रत्येक गुच्छे में ये जो वृक्क होते हैं ग्रसनी, इनकी संख्या क्या होती है? 100 होती है। और प्रत्येक गुच्छे में मैंने आपको बताया कि बीच में क्या होती है? कुछ रुधिर ग्रंथियां होती है, उनके चारों ओर ये ग्रसनी वृक्क पाए जाते हैं। ये जो ग्रसनीय वृक्क है ये आकार में पटीय वृक्क के समान है। अब देख लीजिए आप, अध्यावरणीय वृक्क जो है वो पटीय वृक्क से छोटे थे, लेकिन ग्रसनीय वृक्क जो है वो पटीय वृक्क के समान होते हैं। इनमें मुख और ग्रीवा इनमें भी नहीं पाई जाती। जैसे अध्यावरणीय वृक्क में था, वैसे इसमें भी मुख और ग्रीवा का अभाव होता है। प्रत्येक गुच्छे में वृक्क जो होते हैं उनकी शीर्ष नलिकाएं मिलकर एक सहनली बनाती हैं। आप डायग्राम में देखें, ये जो गुच्छा है इसके जितने भी वृक्क होंगे उनकी शीर्ष नलिकाएं मिलकर के एक सहनाल बनाती है। ये जो गुच्छे हैं इनके वृक्क के जितनी वृक्क है उनकी शीर्ष नाल मिलकर के एक सहनाल बनाएगी। इस प्रकार से हर गुच्छे में जितने भी वृक्क होंगे उनकी शीर्ष नलिकाएं मिल करके जो है एक कॉमन नली, सहनली बनाती है। और इस प्रकार से 3 जोड़ी सहनलिकाएं होंगी। एक चौथे खंड में एक जोड़ी सहनलिका, एक यहां से, एक यहां से। पांचवें खंड में 2 सहनलिका, एक यहां से, एक यहां से। और छठे खंड में भी एक जोड़ी सहनलिका, एक इस जोड़े से और एक जोड़े से। इस प्रकार से कुल 3 जोड़ी सहनलिकाएं होंगी। छठे खंड की जो सहनलिका है, छठा खंड के ये जो 2 गुच्छे हैं इनके शीर्ष नलिकाओं से बनने वाली जो सहनलिका है वो देखिए यहां से कहां जा रही है? यहां से गई वो कहां? दूसरे खंड में गई, और कहां खुल गई? आहार नाल में खुल गई। ये देखिए छठे खंड का ये दूसरा गुच्छा है, इससे बनने वाली सहनलिका यहां से गई, कहां खुल गई? दूसरे खंड में जाकर ये कहां खुल गई? आहार नाल के अंदर खुल गई। इसी प्रकार से ये पांचवें खंड की है और ये चौथे खंड की है, ये पांचवें खंड की है और ये चौथे खंड की है। चौथे और पांचवें खंड की जो सहनलिकाएं हैं ये चौथे खंड में जाकर ये कहां खुल गई? आहार नाल के अंदर ही खुल गई। तो आप देखेंगे कि इन सभी खंडों से, चौथे, पांचवें, छठे खंडों पे जो ग्रसनीय वृक्क हैं उनकी जो सहनलिकाएं हैं वो अंत में कहां खुल रही है? इस ग्रसनी में या इस आहार नाल में खुल रही है। छठे खंड की सहनाल कहां खुली? दूसरे खंड में। और चौथे और पांचवें खंड की जो सहनाल है वो कहां खुली? चौथे खंड में खुल गई। अंत में ये सभी सहनलिकाएं कहां खुली? आपकी
आहार नाल के अंदर खुल गई, अर्थात इन्होंने अपना जो उत्सर्जी पदार्थ है वो अंत में कहां छोड़ दिया, आंत के अंदर छोड़ दिया। अतः ये जो ग्रसनीय वृक्क है ये भी आंत्रमुखी वृक्क कहलाता है, क्योंकि ये अपना उत्सर्जी पदार्थ कहां छोड़ता है, आंत के अंदर छोड़ता है। अब उत्सर्जन कार्यकी की हम बात करते हैं। देखिए कुछ बातों को ध्यान रखिए। उत्सर्जी पदार्थ, केंचुए का जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, नाइट्रोजनस होता है। इसकी आधी मात्रा का उत्सर्जन श्लेष्मी प्रोटीन के रूप में और आधी मात्रा का जो उत्सर्जन है वो मूत्र के रूप में होता है। केंचुए का जो मेन उत्सर्जी पदार्थ है वो क्या है, नाइट्रोजन है, जिसकी आधी मात्रा का उत्सर्जन श्लेष्मी प्रोटीन के रूप में और आधे का उत्सर्जन जो है मूत्र के रूप में होता है। इसकी जो त्वचा है उसकी श्लेष्म कोशिकाएं, देह भित्ति की जो श्लेष्म कोशिकाएं होती हैं वो श्लेष्म का स्रावण करती हैं, चिकने पदार्थ का स्रावण करती हैं। यह केंचुए को जीवाणु और हानिकारक पदार्थों से बचाता है। साथ ही साथ ये एक लुब्रिकेंट का काम करता है। मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया था कि केंचुओं का शरीर हमेशा चिकना प्रदर्शित होता है। क्यों? क्योंकि ये श्लेष्म कोशिकाएं श्लेष्म का स्रावण करती हैं, इसलिए केंचुआ आपको चिकना और चमकीला दिखाई देता है। और ये जो श्लेष्म, इसका काम क्या है कि ये केंचुए को जीवाणु और हानिकारक पदार्थों से बचाता है, साथ ही साथ लुब्रिकेंट का, एक चिकनेपन का या स्नेह का काम भी करता है। ये जो श्लेष्म बना, इस श्लेष्म के बनाने में जो प्रोटीन भाग लेते हैं ये वो प्रोटीन है जो कैसे हैं, अनुपयोगी हैं, उत्सर्जी हैं। जैसा मैंने आपसे ये कहा कि जो उत्सर्जी प्रोटीन नाइट्रोजन है उसका आधा भाग किस रूप में जा रहा है, श्लेष्म प्रोटीन के रूप में जा रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा कि श्लेष्म कोशिकाएं जो श्लेष्म बना रही हैं वो श्लेष्म का निर्माण कौन कर रहा है, ऐसे प्रोटीन कर रहे हैं जो अनुपयोगी हैं, जिनका उत्सर्जन होना है। मूत्र में जल, यूरिया, अमोनिया, क्रिएटिनिन आदि होते हैं। तो ये समझने का प्रयास कीजिएगा कि श्लेष्म कोशिकाओं से जो श्लेष्म निकल रहा है वास्तव में श्लेष्म भी क्या है, वो भी उत्सर्जन है। वो ऐसे प्रोटीन को उत्सर्जित कर रहा है जो हमारे शरीर के लिए काम का नहीं है। शेष जो शरीर से मूत्र निकलता है उसमें जल, यूरिया, अमोनिया और क्रिएटिनिन आदि पाए जाते हैं। इसके अलावा क्लोरेगोजन जो कोशिकाएं हैं ये आहार नाल की आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्लों का डीएमिनेशन कर और प्रोटीन के टूटने से उत्पन्न होने वाले उत्सर्जी पदार्थों को रुधिर गुहा और देह गुहा द्रव से लेकर यूरिया का संश्लेषण करती हैं। दोबारा समझ लीजिए, कुछ क्लोरेगोगन जो सेल्स होती हैं वो आहार नाल के आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल का डीएमिनेशन करती हैं। आहार नाल में जो आवश्यकता से अधिक अमीनो अम्ल इकट्ठा हो जाता है उसको डीएमिनेट करती हैं। साथ ही साथ प्रोटीन के टूटने से जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनको रुधिर और देह गुहा द्रव से लेकर वो यूरिया का संश्लेषण करती हैं और यही यूरिया मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। तो ये उत्सर्जन के बारे में मैंने आपको बताया कि उत्सर्जी पदार्थ आपका क्या है, नाइट्रोजन है। दो रूपों में उसका उत्सर्जन होगा, एक श्लेष्म प्रोटीन के रूप में और दूसरा मूत्र के रूप में। क्लोरेगोगन कोशिकाएं जो होती हैं वो, उनका काम मैंने आपको बताया कि वो आहार नाल में आवश्यकता से अधिक जो अमीनो अम्ल है उसको डीएमिनेट करती हैं, उनका डीएमिनेशन करती हैं और साथ ही साथ प्रोटीन के टूटने से जो भी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं उनको रुधिर और देह गुहा से लेकर के उससे क्या बना देती हैं, यूरिया बना देती हैं, जो मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। अब वृक्क के कार्यों पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, निस्पंदन, पुनरावशोषण और रासायनिक रूपांतरण की क्रिया वृक्कों के द्वारा की जाती है। इनका मुख्य कार्य जल संतुलन बनाना और मूत्र के रूप में उत्सर्जी पदार्थों का बहिष्कार करना है। आप जानते हैं कि शरीर में पानी की जो मात्रा है अगर अधिक होगी तो वो मूत्र के रूप में बाहर निकल जाएगी। तो ये काम वृक्क का है कि वो बैलेंस बना के रखे पानी का शरीर में, और इसके अलावा जब वो पानी को बाहर, अतिरिक्त पानी की मात्रा को मूत्र के रूप में बाहर निकालती है तो उसके साथ साथ उत्सर्जी पदार्थ जो नाइट्रोजिनस उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको भी शरीर से बाहर निकालने का काम करती है। पटीय और ग्रसनीय वृक्क उत्सर्जी पदार्थों को आहार नाल में निष्कासित करते हैं, ये मैंने आपको बताया। ये क्यों हुआ, क्यों पटीय वृक्क और ग्रसनीय वृक्क ने अपना उत्सर्जी पदार्थ आहार नाल में डाला? वो इसलिए है ताकि आवश्यकता पड़ने पर वृक्कों द्वारा आहार नाल में छोड़े गए मूत्र से जल के पुनर्अवशोषण को किया जा सके। क्योंकि देखिए, अगर पटीय और ग्रसनीय वृक्क अपना उत्सर्जी पदार्थ आंत में डालते हैं तो यह संभावना है कि आंत से इस मूत्र में जो पानी है उसको दोबारा से अवशोषित करके रुधिर में मिला दिया जाए। अगर
पटीय वृकक और ग्रसनीय वृकक भी अपना शरीर का उत्सर्जित पदार्थ शरीर के बाहर फेंक देते तो उससे जल की हानि हो सकती थी। जो पानी मूत्र के साथ निकल जाना था वो शरीर से बाहर निकल जाता। लेकिन पटीय और ग्रसनीय वृकक ने क्या किया, अपना जो उत्सर्जित पदार्थ है उसको आहार नाल में छोड़ा। तो एक संभावना बन गई कि आहार नाल में उन्होंने जो मूत्र छोड़ा उसमें पानी की जो अतिरिक्त मात्रा है उसको दोबारा से क्या किया जा सके, अवशोषित किया जा सके। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको केंचुए में उत्सर्जन के बारे में जानकारी दी, वृकक किस प्रकार से काम करते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।